महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान विद्यासागर राव, महाराष्ट्र के युवा मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी, आरबीआई के गवर्नर श्रीमान रघुराम राजन जी और वित्त विश्व के सभी महानुभाव, रिजर्व बैंक की 80 साल की यात्रा पर हम लोग आज मिले हैं। हमारे देश में 80 साल का एक विशेष महत्व रहता है। दुनिया में 25 साल, 50 साल, 75 साल, 100 साल उस हिसाब से अवसरों को याद किया जाता है। लेकिन शायद भारत इकलौता ऐसा देश है कि जिसमें 80 साल को भी एक बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। और उसका कारण यह है कि हमारे इसको सहस्त्र चंद्र दर्शन के रूप में माना जाता है। जब 80 साल होते हैं तब फुल मून 1000 बार देखने का अवसर मिलता है। तो रिजर्व बैंक को एक 1000 पूर्ण चंद्र के शीतलता के आशीर्वाद मिले और उस अर्थ में इस अवसर का एक विशेष महत्व होता है। मैं ज्यादा इस दुनिया का इंसान नहीं हूं, इसलिए जो भाषण आपने सुने अभी वो मेरे सॉफ्टवेयर के विषय नहीं है। ईश्वर ने मुझे जो सॉफ्टवेयर दिया है उससे ये सब बाहर है। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद इन सब चीजों को समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। हर 2 महीने में एक बार रघुराम से मिलना होता है और मैं देखता हूं वो 3 या 4 स्लाइड लेके आते हैं और मुझे इतना परफेक्टली समझाते हैं, यानी शायद वो बेस्ट टीचर भी रहे होंगे। कोई मुझे क्वेश्चन नहीं करना पड़ता, मुझे बिल्कुल समझ आता है हाँ ये कहना चाहते हैं, उसका मतलब ये होता है, इसका ये परिणाम होता है। और इसका मतलब ये हुआ कि शायद सरकार की और आरबीआई की सोच में बहुत साम्यता होगी तब ये संभव होता होगा। और मैं मानता हूं ये बहुत आवश्यक होता है। और उस विषय में मैं एक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अपना संतोष व्यक्त करता हूं। आरबीआई अपनी जो भूमिका अदा कर रहा है, मैं रघुराम जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और 80 साल की यात्रा में श्रीमान देशमुख और उनकी टीम से लेकर के अब तक जिन जिन लोगों ने योगदान दिया है, कई लोगों ने अपना जवानी इस काम के लिए खपाई होगी, तब जाकर के एक इंस्टीट्यूशन इस ऊंचाई पर पहुंचती है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव में भी अपने आप को ढाला होगा। बदले हुए वैश्विक परिसर में आरबीआई के रिलेवेंस को बनाए रखने के लिए यहां भी काफी जद्दोजहद हुई होगी। इस समय पर जो नेतृत्व दिया होगा वे सब भी अभिनंदन के अधिकारी हैं। और मेरी तरफ से अब तक जिन जिन लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाया है उन सबको भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और देशवासियों की तरफ से उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। अमीर से अमीर व्यक्ति भी अपने
फैमिली डॉक्टर को टाइम देता हो या न देता हो, लेकिन बैंकर को अवश्य टाइम देता है। उसके जितने लंच डिनर होते होंगे उसमें ज्यादातर बैंकर के साथ होते होंगे। अमीर को भी जहां जाना पड़ता है मांगने के लिए, वो जगह है बैंक। तो मैं भी आज यहां मांगने के लिए आया। और मैं भी मेरे परिवार के लिए मांगने के लिए आया। और मेरा परिवार है जिनके बीच में पैदा हुआ, जिनके बीच में पला बढ़ा, वो गरीब परिवार है। गरीबों के बीच में मैं पला बढ़ा। मेरा बचपन वहां गया है, मेरी जिंदगी की उन चीजों को देखा है। और अब प्रधानमंत्री बना हूं तो ये मेरा परिवार इतना विस्तृत हो गया है कि एक प्रकार से बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जीने वाले सारे गरीब, एक प्रकार से मार्जिनल फार्मर, एक प्रकार से दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, ये सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं। और उस परिवार के एक प्रतिनिधि के रूप में मैं आज ये वित्त विश्व के पास मैं कुछ मांगने आया हूं। और जब आप 80 साल मना रहे हो तो जरूर किसी को निराश नहीं करोगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और मैं आरबीआई के सभी नीति निर्धारकों को अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन को अपना विषय के रूप में पसंद किया है। और 80 साल के समय इस अवसर को मना रहे हैं, इसका मतलब आप जब 100 साल के होंगे और जब शताब्दी मनाते होंगे, वो शताब्दी फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर के कहां पर पहुंची होगी, मैं समझता हूं उसके टारगेट भी सेट करोगे तो 20 साल के अंदर भारत की बैंकिंग व्यवस्था गरीब के दरवाजे तक किस प्रकार से काम कर रही है, इसका एक खाका तैयार हो जाएगा। और जब 20 साल का पड़ाव आप सोचते हैं तो मैं आपको सुझाव दूंगा, 2019 महात्मा गांधी को 150 हो रहे हैं, 2022 देश की आजादी को 75 साल हो रहे हैं, 2025 आपको 90 हो रहे हैं, और 2035 ये आपके 100 होंगे। ये 4 महत्वपूर्ण पड़ाव मान करके हम अपना एक मैप तैयार कर सकते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में जाने के लिए ये हमारा टारगेट ग्रुप होगा, ये हमारा रोड मैप होगा, और हम ये अचीव करके रहेंगे। और पूरे भारत में चाहे कोऑपरेटिव सेक्टर का बैंकिंग हो या माइक्रो फाइनेंस करने वाले इंस्टीट्यूशंस हो या हमारी नेशनलाइज्ड बैंक्स हो या रिजर्व बैंक स्वयं हो, हम सब एक ही दिशा में सोचे, ऐसा हो सकता है। अगर प्रधानमंत्री जन धन योजना सफल न होती तो मैं नहीं मानता हूं कि वित्त व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को इसकी इतनी ताकत का अंदाज आता। बड़ा ही उपेक्षित वर्ग रहा। आजादी के इतने साल के बावजूद 50% से ज्यादा लोग अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ होती है बैंकिंग व्यवस्था, उसके दरवाजे तक नहीं पहुंचे थे। मैं सभी बैंकों के छोटे मोटे हर व्यक्ति को आज बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पुरुषार्थ किया, परिश्रम किया और आज देश ने अचीव किया। ये छोटा अचीवमेंट नहीं है। भारत की आजादी के बाद गरीब से गरीब की व्यक्ति का देश की आर्थिक मुख्य धारा से जुड़ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसने फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक नया विश्वास पैदा किया है और एक नई दिशा का संकेत दिया है। दूसरी तरफ, जब तक हम गरीब की तरफ इंडिविजुअल लेवल पे नहीं,
समाज के आर्थिक ढांचे के रूप में तब तक हम शायद प्रोजेक्ट लेंगे, परिणाम लेंगे, लेकिन जब तक वो कन्विक्शन नहीं बनता है, आर्टिकल ऑफ फेथ नहीं बनता है, हम शायद परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। और आर्टिकल ऑफ फेथ बनने के पीछे या कन्विक्शन बनने के लिए कुछ घटनाएं होती हैं जो हमारी सोच को बदलती है। मैं मानता हूं प्रधानमंत्री जनधन योजना की सफलता उस बात की ओर संकेत करती है। सरकार ने तो तैयार किया था, आरबीआई ने माना था, बैंकों ने मदद की थी कि हम जीरो बैलेंस अकाउंट खोलेंगे। और आप देखिए, गरीब की अमीरी देखने का इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता है। बैंक वालों ने अमीरों की गरीबी बहुत बार देखी होगी। समय पर पैसे जमा न करने वाले कई अमीर उन्होंने देखे। रिस्क लेने वाले बैंक मैनेजर भी परेशान रहते होंगे, यार मार्च एंडिंग तक नहीं हुआ तो मर जाऊंगा मैं। तो आपने अमीरों की गरीबी देखी होगी, लेकिन इस जनधन की योजना से आपने गरीबों की अमीरी को देखने का सौभाग्य मिला। जीरो बैलेंस से अकाउंट खोलने का कहने के बावजूद भी जो 14 करोड़ लोगों ने बैंक अकाउंट खोले, उसमें 41% लोग ऐसे हैं कि जिनको लगा कि नहीं मुफ्त में नहीं करना चाहिए, कुछ न कुछ तो रखना चाहिए। और 14,000 करोड़ रुपए उन्होंने जमा करवाए। 14,000 करोड़ रुपए। देश का गरीब जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने के बावजूद भी 14,000 करोड़ रुपया बैंक में जमा करता है। मैं समझता हूं इससे बड़ी गरीबों की अमीरी नहीं हो सकती। अगर इसको एक हम ताकत समझे और ये जो उनके संस्कार हैं, उनकी मनोवैज्ञानिक भूमिका है, जो उनके मन के आदर्श हैं, ये भी राष्ट्र की एक बहुत बड़ी ताकत होते हैं। हमें उसको नर्चर करना चाहिए, उस सामर्थ्य को हमने पहचानना चाहिए। और मैं मानता हूं बैंकिंग सेक्टर के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारे पुरुषार्थ से 14 करोड़ बैंक अकाउंट खुल गए, अब बधाई के पात्र हैं। लेकिन 41% लोग पैसे जमा कराए, वो मैं समझता हूं हमारे लिए इंस्पिरेशन का कारण है। हमारी नई योजनाओं के लिए वो एक हमारे लिए एक लैंडमार्क बन सकता है। और मैं आशा करूंगा कि आने वाले दिनों में ये बात ठीक है कि 5-50 क्लाइंट के साथ बड़ा काम करना सरल रहता है। और हम जब स्कूल में पढ़ते थे तभी सिखाया जाता है कि जो सरल एग्जाम्पल है वो पहले सॉल्व करो। तो उसी से हम पले बड़े हैं, इसलिए कठिन एग्जाम्पल की तरफ कोई जाएगा नहीं। लेकिन अब सोच बदलने की आवश्यकता है। और ये आवश्यकता है कि हम इस बड़े मास को कैसे अपने में समेटें, हमारी विकास यात्रा का वो हिस्सा कैसे बने, उसके लिए हमारा रोड मैप क्या हो। अब मैं मानता हूं हमारे सामने सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है कि ये सामान्य से सामान्य व्यक्ति जिसका बैंक खाता खुला है वो ऑपरेशनल कैसे हो। सरकार ने कुछ योजनाएं बनाई हैं, वो योजनाएं ऐसी हैं कि जो बैंक के रूप से ही आगे बढ़ने वाली है। बैंक के रूप से आगे बढ़ने के सरकार ने अपने जैसे अभी हमने गैस सिलेंडर के लिए जो सब्सिडी है वो कैश ट्रांसफर की योजना बनाई है। ये दुनिया का सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि एक स्कीम के अंतर्गत करीब 13 करोड़ लोगों की सब्सिडी डायरेक्ट ट्रांसफर हो रही है। बैंकिंग सेक्टर की मदद, सरकार का प्लानिंग, टेक्नोलॉजी का उपयोग एंड पॉलिटिकल विल क्या परिणाम देता है, उसका एक उत्तम उदाहरण है कि 100 डेज में प्रधानमंत्री जनधन योजना 150 दिन में हमने सफल बनाई। 100 डेज के अंदर कैश ट्रांसफर का कार्यक्रम हमने पूरा कर लिया और करीब करीब 8,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफर करने की व्यवस्था कर दी। और इसके कारण जो लीकेजेज रुका है हमारे देश में, भ्रष्टाचार करने के बाद क्या करें, इसके लिए बहस बहुत हुई है। लोकपाल बनाओ, दिखना बनाओ, काम सब कुछ, वो भी गलत है, ऐसा नहीं है।
लेकिन करने के बाद न हो इसलिए क्या, ये योजना है जिसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की व्यवस्था और 8,000 करोड़। मैं बताता हूं, मैं आंकड़ा अभी बताता नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा कि पॉलिटिकल पंडित जरा निकाले कि कितनी एक्स्ट्रा सब्सिडी जाती थी, जिसमें सिलेंडर भी नहीं होता था, सिलेंडर लेने वाला भी नहीं होता था, लेकिन चेक फटता था। अब इस व्यवस्था से यानी ट्रांसपेरेंसी भी लाई जा सकती है। बैंकिंग व्यवस्था से इतना बड़ा रिफॉर्म हो सकता है तो शायद हमारे यहां सोचा नहीं गया था, आज हो रहा है। और उस अर्थ में बैंक के लोगों के लिए एक बड़ा गौरव का विषय है कि देश में ट्रांसपेरेंसी लाने में बहुत बड़ी भूमिका आज बैंकिंग सेक्टर करना शुरू किया है। ये भी हमें एक नया विश्वास पैदा करता है हमारे में, एक नई आशा को जन्म देता है। कुछ बातें ऐसी हैं कि आपने देखा होगा कि आपके बैंक में नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10 जितने भी लोग होंगे, उनको खुश रखने के लिए आपको कितनी मेहनत पड़ती है। हर काम की तारीफ करनी पड़ती है, हर बार। लेकिन आपका जो वर्ग 4 का कर्मचारी है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता। सुबह शाम कहते हैं क्यों भाई ठीक हो, बस वो दिन भर दौड़ता रहता है। ये आपका अनुभव होगा। आपके ड्राइवर को इतना पूछ ले, अरे यार तुम्हारे बेटे के एग्जाम है, तुम भी तो आज नौकरी पे आए, बस उसका जीवन धन्य हो जाता है। मेरे बेटे के एग्जाम है और मेरे बॉस ये भी याद रखते हैं। आपने देखा होगा गरीब को बस इतना सा चाहिए, आपका नंबर 2, आपका नंबर 3, आपका नंबर 2, आपका नंबर 3, नंबर 4, उसको दौड़ाने के लिए आपका पसीना छूट जाता है। उस गरीब को दौड़ाने के लिए सिर्फ 2 शब्द काफी होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये जो जिसको हमने चौथी पायदान पर रखा हुआ है, उसके डीएनए में वो कौन सी चीज है जो इतना बड़ा परिणाम देती है, आपके लिए रिस्क लेती है, रात भर सोता नहीं है। जो वो आपके लिए करता है वही वो देश के लिए भी कर सकता है। ये गरीब जो है उसको थोड़ा सहारा चाहिए। जो आपके व्यक्तिगत जीवन में परिणाम देता है वही गरीब राष्ट्र जीवन में भी परिणाम दे सकता है। जब तक इंटेलेक्चुअली हम इस चीज को कन्विंस नहीं होंगे, जब तक कि हमारा आर्टिकल ऑफ फेथ नहीं बनेगा और हमारी रोजमर्रा की घटनाओं को मैं जिस नजरिए से कह रहा हूं उस नजरिए से नहीं देखें, तब तक इंक्लूजन एक प्रोग्राम बनेगा, इंक्लूजन स्वभाव नहीं बनेगा। मुझे इंक्लूजन प्रोग्राम नहीं, इंक्लूजन स्वभाव बना है। और एक बार आप सोचिए, फिर आपका आनंद कुछ और होगा। आपने देखा होगा जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को पैसे देते हैं जो बैंक, आप उनके किसी का भी इंटरव्यू ले लीजिए, 100 लोगों का सर्वे करा लीजिए, वो आपको बताएंगे कि विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो महिलाएं हैं गरीब से गरीब हैं, लेकिन अगर उसको बुधवार को 100 रुपया वापिस करना है तो मंगल को आकर के दरवाजे खटखटाती है, मेरे 100 रुपये ले लो। आप देखिए इतनी बड़ी ताकत है। इस ताकत को राष्ट्र के विकास में हम कैसे जोड़ें। मुझे विश्वास है कि अब जो माहौल बना है और वो परिणाम बहुत बड़ा देंगे। अभी हम जो मुद्रा बैंक का कंसेप्ट लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूं आगे वो एक मोबाइल बैंकिंग का ये रूप में इवॉल्व हो जाए। इस देश में करीब 5.25 करोड़ से ज्यादा ऐसे छोटे छोटे लोग हैं जो सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं। और आज फाइनेंस की जो स्थिति देखें तो एवरेज इन लोगों का 17,000 रुपीज से ज्यादा कर्ज नहीं है। ओनली 17,000 रुपीज। ओनली 17,000 रुपीज के कर्ज से
वो किस प्रकार से इकोनॉमी को ड्राइव कर रहा है, कितने लोगों को रोजगार दे रहा है, जीडीपी में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। अगर ये 5-6 करोड़ लोग हैं, जो कोई सब्जी बेचता होगा, दूध बेचता होगा, अखबार बेचता होगा, छोटे लोग हैं, उनको क्या चाहिए? 1,000 रुपया, 2,000, 5,000 रुपया, उसको कुछ नया करने की ताकत आएगी। सुबह अखबार बेचता है, अगर 2,000 रुपया है तो दोपहर को गुब्बारे बेचने जाएगा, तो शाम को बर्फ की लहरी चला लेगा। वो अपना दिन भर में 4 प्रकार के काम करके अपनी इनकम को 2,000 से 20,000 तक ले जाएगा और देश की इकोनॉमी को ड्राइव कर देगा और 6 लोगों को रोजगार देने की उसकी ताकत होगी। क्या हम उन चीजों पर ध्यान दे सकते हैं? हम, हमारा किसान आत्महत्या करता है। ये दर्द सिर्फ अखबारों के पन्नों पर और टीवी की स्क्रीन पर नहीं होना चाहिए। ये हमारा किसान जब मरता है, क्या बैंकिंग सेक्टर के हृदय को हिला देता है। साहूकार से पैसे लेने के कारण कभी कभी उसको मरने की नौबत आती है। 60 साल के बाद आज 80 साल हम मना रहे हैं आरबीआई के, तब क्या हमारे दिल में आवाज उठ सकती है कि भाई हम हमारी बैंकिंग व्यवस्था के हाथ पर इतने पसारेंगे कि कभी किसान को कर्ज के कारण कम से कम आत्महत्या करने की नौबत नहीं आएगी? क्या ये सपना हमारा नहीं हो सकता है? मैं नहीं मानता हूं इसके कारण कोई बैंक डूब जाएगी। हम कभी ये तो सोचते हैं कि कोई कंपनी हमारे पास आए और वो कहे कि भाई हमारा जो फैक्ट्री है, हम उसकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना चाहते हैं, हम एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी लाने वाले हैं, कार्बन एमिशन कम करने वाली लाने वाले हैं, हमें बैंक से इतना पैसा चाहिए। हम खुशी से देते हैं, नहीं देते। हमारे ब्रोचर में भी छापते हैं कि हमने कार्बन एमिशन कम करने वाले इनिशिएटिव्स को इतना इतना बैंकिंग किया, बड़ा गर्व है। लेकिन कोई किसान आकर के ये कहे कि मुझे 50 पेड़ लगाने हैं, मुझे बैंक की लोन दो, मुझे बताइए कार्बन एमिशन के लिए ये बहुत बड़े से बड़ी फैक्ट्री लगा रहा है, नहीं लगा रहा है?